friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए SST पेपर 2 के लिए PVC के क्वेश्चन पेपर की क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। अभी तक काफ़ी सारी सीरीज़ मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ जो आप लोगों को मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं वो भी ज़रूर देखिए, काफ़ी यूज़फुल होंगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों का होने वाला है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर कराए जाएंगे। शुरुआत करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनें। देखिए सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, आप लोगों को मिलान करना है। देखिए जैसे यहाँ पर सत्यशोधक समाज दिया गया है वो किससे संबंधित है, सतनामी आंदोलन किससे संबंधित है, मथुआ पंथ किससे संबंधित है, स्वाभिमान आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं सत्यशोधक समाज। तो देखिए जो सत्यशोधक समाज है वो किससे संबंधित है, ज्योतिराव फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले जो हो जाएंगे वो किससे मिलान हो जाएंगे, सत्यशोधक समाज से। इसके अलावा देखिए जो सतनामी आंदोलन है, सतनामी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो देखिए घासीदास, इनके द्वारा गुरु घासीदास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 से देखिए जो ऑप्शन पॉइंट 1 है इससे मिलान हो जाएगा इसका। मथुआ पंथ किससे है, तो देखिए मथुआ पंथ का लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया, मथुआ पंथ हरिदास ठाकुर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। और देखिए जो स्वाभिमान आंदोलन है वो है ईवी स्वामी नायकर। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही हो जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही मैचिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों को एक भी चीज़ पता है, मान लीजिए मथुआ पंथ का आप लोगों को पता है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 ऑप्शंस तो यहाँ पर आराम से नेगलेक्ट हो जाएंगे अपने आप से ही। ठीक है, इसके अलावा अगर एक चीज़ भी आप लोग को पता है तो आप इस ऑप्शन को कर जाते हैं, क्योंकि देखिए जो आपको मिलाने के लिए आते हैं ना, अगर आप लोग 2 चीज़ें भी उसमें जानते हैं ना तो आप इजीली टिक कर पाते हैं एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया, लाला लाजपत राय ने, चित्तरंजन दास ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा बोला गया, ये बोला गया था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे, निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया। तो देखिए अंबाबाई ने, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, या फिर सरोजनी नायडू। तो देखिए कौन थी इनके साथ यहाँ पर जिन्होंने महात्मा गांधी को महिलाओं की भागीदारी के लिए मनाया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा संयोजन सही तरीके से सुमेल नहीं है। देखिए नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, सीधी कार्रवाई दिवस, कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन, या फिर BR अम्बेडकर। तो देखिए BR अम्बेडकर भारत के पहले कानूनी मंत्री थे, बिल्कुल सही है। कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन जुलाई 1946 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, ये भी बिल्कुल सही तरीके से मिलान है। कौन सा नहीं है, तो वो है सीधी कार्रवाई दिवस। 15 अगस्त 1946 को नहीं था, बल्कि कौन सी डेट थी इनकी, 1946। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन 15 अगस्त को नहीं था, 16 अगस्त को था। ठीक है, कौन सी डेट को था, 16 अगस्त को था, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये गलत हो जाता है। 1946 बिल्कुल सही है, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। देखिए उल्का पिंड जो होते हैं वो कौन सी परत में जलते हैं, समताप मंडल में, शोभ मंडल में, वायुमंडल में, या फिर बहिर्मंडल में। देखिए समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, कौन सी परत होती है, ओजोन परत। मौसम संबंधी घटनाओं से ये परत बिल्कुल मुक्त होती है, इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये जो परत होती है ये क्या होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए। शोभ मंडल, वायुमंडल, या फिर बहिर्मंडल। तो देखिए जो उल्का पिंड है वो कौन सी स्टेज में जाकर के जलते हैं, तो वो होती है बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए देशांतर यामोत्तरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है, सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। देखिए बिल्कुल सही है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भूमध्य रेखा जो है वो 60 डिग्री देशांतर यामोत्तर को निरूपित करती है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो केवल A और B पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में
कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण या फिर पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं, तो देखिए कौन से हैं जो स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। दिल्ली, कांडला, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या फिर चंडीगढ़, कांडला, तूतीकोरन या फिर गुवाहाटी। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो है इनको बोला जाता है स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट पॉइंट है क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। देखिए ओजोन परत की जो गैस परत है वो किस में पाई जाती है, तो वो क्षोभ मंडल में नहीं, संताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है संताप मंडल अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड। देखिए उल्का पिंड जो होते हैं वो बहिर्मंडल में जल जाते हैं, ना कि किसमें, संताप मंडल में। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत होगा। मध्यमंडल इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत होगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाह्य वायुमंडल जिसमें रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। सरकार के पास कानून बनाने की ताकत तो होती है पर लागू करने की नहीं होती। कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, या फिर प्रजातांत्रिक सरकार में कुछ वयस्कों को वोट देने का अधिकार होता है। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए प्रजातांत्रिक सरकार कब होती है, जब कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो देखिए कौन से क्षेत्र में करती हैं, कृषि कार्य, चिकित्सीय पेशे में, शिक्षण कार्य में, या फिर निजी कंपनियों में। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर वर्क जो होता है, कृषि कार्य, उसमें सबसे ज़्यादा कामकाजी महिलाएं देखी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए दिया गया है न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया। देखिए बिल्कुल गलत है, उनको सुरक्षा देने के लिए ही बनाया गया है। एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी ही देनी है। तो देखिए ये भी यहाँ पर नेगेटिव है। कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन ना देना गैर कानूनी है। तो देखिए ये विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है यह किस चीज़ का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। निर्वाचित सरकार, भारत के लोगों, राज्यसभा के सदस्यों या फिर लोकसभा के सदस्यों। तो देखिए ये किस चीज़ का निर्णय यहाँ पर होता है, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो देखिए भारत के लोगों का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है। लोग वोट देते हैं, ठीक है, और सरकार बनती है। तो यहाँ पर किसका निर्णय हो जाएगा, भारत के लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति किस रूप में निर्दिष्ट होती है। देखिए मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस चीज़ में, दोहरे बोझ में, अधिभार में, दोहरा काम या फिर अधिक समय। तो देखिए कौन सा हो जाएगा। तो जब एक महिला, एक लेडी घर में और घर के बाहर दोनों जगह पर एक श्रमिक के रूप में कार्य करती है तो उसको कहते हैं हम दोहरा बोझ, डबल बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी या फिर राजनीतिक। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कौन सा जिक्र नहीं किया गया है, नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है, तो कौन सा सही है। कानूनी चीज़ों का यहाँ पर नहीं किया गया संविधान की प्रस्तावना में। किसका है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर पारसी समुदाय से रिशद अपनी आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षणिक संस्थान खोलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? विधायिका के पास होता है, कार्यपालिका के पास होता है, न्यायपालिका के पास होता है, या फिर संसद के पास होता है? तो देखिए संविधान की व्याख्या का जो अधिकार है मुख्य रूप से किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की किस स्थिति का अध्ययन और जांच की? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा? तो देखिए आर्थिक स्थिति की भी की थी, सामाजिक की भी की थी और शैक्षिक की भी की थी, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक जो है वो नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षण तैयार करने के लिए निम्नलिखित सेवा पूर्व या फिर सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किन आयामों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए कौन से आयामों का ध्यान रखना चाहिए? ए दिया गया है, शिक्षा शास्त्र के एकमात्र स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों पर बल। देखिए एकमात्र स्रोत के रूप में, तो नेगेटिव हो जाएगा ये। शिक्षक को विषय वस्तु के यंत्रवत कंठस्थ करने को प्रोत्साहित नहीं करना है। शिक्षक की विभिन्न रणनीतिक योजना बनाने और संसाधनों के संग्रह हेतु अवसर देने चाहिए। देखिए अवसर की बात जहाँ पर होती है वो विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षक पुस्तिका का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ अंतः शास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। आर दिया गया है, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या मुख्यतः विषय उपागम द्वारा स्थापित या फिर आयोजित की जाती है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान को एक विषय विशेष के रूप में समझने के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषों में विशिष्ट पद्धतियां हैं और अतः अनुशासिक सीमाओं को सामाजिक परिघटना की बेहतर समझ के लिए संरक्षित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषों में जो विशिष्ट पद्धतियां हैं, सिर्फ उनको बोला गया है कि उनको संरक्षित करना चाहिए, उन परिघटनाओं को संरक्षित रखना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विषय विशेष के रूप में सामाजिक विज्ञान स्वरूप से व्याख्यात्मक है और अतः वैज्ञानिक जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज़ मतलब हिस्ट्री के पीछे लगे हुए हैं कि कोई चीज़ हम लोगों को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही जो पॉइंट हो जाते हैं वो गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर किसी को लगता है कि स्रोत गढ़े गए हो सकते हैं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो देखिए स्रोत गढ़े गए हैं, इसके संबंध में कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? फर्स्ट देखते हैं, जिसने स्रोत का प्रलेखन किया था उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाएं। उस सामग्री की पड़ताल कीजिए जिससे स्रोत बनाया गया है, या फिर स्रोत को अन्य स्वीकृत स्रोतों के साथ परिपुष्ट कीजिए। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो देखिए जिसने स्रोत का प्रलेखन किया है उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाइए, बिल्कुल सही है। इसके अलावा उस सामग्री की पड़ताल भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। स्रोत को अन्य स्वीकृत स्रोतों के साथ परिपुष्ट कीजिए, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि अगर किसी को लगता है कि जो स्रोत है वो गढ़े गए हैं, तो यहाँ पर ये तीनों ही विकल्प सही हो जाते हैं उसकी जाँच के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति विषय पर की जाने वाली परियोजना के लिए निम्न में से कौन सा रूब्रिक अधिक उपयुक्त होगा? विश्लेषणात्मक रूब्रिक,
जांच सूची या फिर समग्र रूब्रिक। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए ना तो यहाँ पर जांच सूची का इस्तेमाल करेंगे और ना ही समग्र रूब्रिक का, बल्कि कौन सा, तो फ्रांस की क्रांति के लिए विश्लेषणात्मक रूब्रिक का इस्तेमाल होगा। केवल 1 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन का प्रयास करता है। देखिए कौन सा करता है। हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं। सेकंड दिया गया है, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो जाता है। क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है या फिर पृथ्वी को विभिन्न गोलार्धों में कैसे विभाजित किया गया है। अब देखिए 370 हटा दिया है, इसके पक्ष विपक्ष आप बता सकते हैं। मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या, देखिए जहां पर आप लोगों को व्याख्या करनी है वहां पर तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए बी सही हो जाएगा। इसके अलावा क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है। क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। देखिए ये भी आप लोग यहाँ पर बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी को विभिन्न गोलार्ध में कैसे विभाजित किया गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी तथ्यात्मक ज्ञान का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही होंगे, बी भी और डी भी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो तथ्यात्मक ज्ञान है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना ही ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का सी है यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, शैक्षिक आकलन के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम निर्णयात्मक मूल्यांकन के संप्रत्यय का उपयोग किया। तो देखिए किसने किया था, बेंजामिन ब्लूम ने, माइकल सिवरन ने, या फिर लॉरेन डब्ल्यू एंडरसन ने, या फिर जॉन डीवी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन के संप्रत्यय का जो उपयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था माइकल स्टीवन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। देखिए यहाँ पर दिया गया नियोजन आकलन है, नैदानिक आकलन है, निर्माणात्मक आकलन है, या फिर योगात्मक आकलन है। अब देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पर पता है, दो भी चीज़ें अगर आप लोगों को पता है तो आप इजीली आंसर स्टिक कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, योगात्मक आकलन सबको पता होता है, समेटिव आकलन। समेटिव आकलन कौन सा होता है, जो हम कक्षा में बिल्कुल अंत में बच्चे को मार्क्स देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प से ये मिल सकता है, डी का जो पॉइंट है वो कौन सा मिल सकता है। देखिए शिक्षार्थी का प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण जब हम बच्चे को प्रमाण देते हैं, ग्रेड देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम सत्र के अंत में करते हैं। इसके अलावा देखिए नैदानिक आकलन। नैदानिक आकलन क्या करते हैं, बच्चों की कमजोरियों को फाइंड करने के लिए, उसकी गलतियों को फाइंड करने के लिए। तो देखिए बी यहाँ पर किससे मिल सकता है, देखिए अधिगम समस्याओं को हल करने के लिए हम नैदानिक आकलन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ऑप्शन में देखिए कि डी फर्स्ट से कहाँ पर मैच कर रहा है, तो देखिए डी 2 ही ऑप्शन में है, तो ये तो देखिए कट जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए जो बी पॉइंट है वो किससे मैच कर रहा है, बी पॉइंट हमारा 4th से मैच कर रहा है, तो देखिए बी यहाँ पर 2nd से है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचता कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए अगर 1 से 2 चीज़ भी आप लोगों को पता है तो आप इजीली आंसर टिक कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नियोजन आकलन है, नियोजन आकलन किससे हो जाएगा, प्रवेश व्यवहार का आकलन, और जो आप लोगों का निर्माणात्मक आकलन है, विषय सामग्री में प्रवीणता। तो कौन सा सही है यहाँ पर, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण करना चाहिए। बच्चे के ज्ञान, क्षमता, प्रतिभा को प्रोन्नत करना, प्रौद्योगिकी का प्रमाणीकरण और उपयुक्त प्रयोग, भय, सदमे और चिंता से बच्चे को मुक्त करना, या फिर बच्चों को उसके विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, तो देखिए ए भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बच्चे के ज्ञान, क्षमता, प्रतिभा को प्रोन्नत करना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो 2nd पॉइंट दिया गया है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, सिर्फ प्रमाणीकरण के लिए हम लोग नहीं करेंगे। बच्चे को जो भय, सदमा, चिंता होती है उससे मुक्त करना, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डी पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि बच्चे को उसके विचार की स्वतंत्रता से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। देखिए लर्निंग आउटकम्स आप लोगों को बताने हैं 1st और 2nd पॉइंट को पढ़ के। अब देखिए भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, मसालों के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं।
अब देखिए इन चारों पॉइंट्स में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स इन दोनों पॉइंट से निकल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। देखिए ए तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जानकारी और उसके स्रोतों का मूल्यांकन और विश्लेषण कीजिए। देखिए जानकारी, मूल्यांकन और विश्लेषण नहीं करना यहाँ पर। बहिर्वेशन कीजिए, बहिर्वेशन नहीं करना होता है किसी भी चीज़ का, पूर्वानुमान नहीं लगाना यहाँ पर। कारण दीजिए और कारण और प्रभाव का आकलन कीजिए। तो देखिए डी भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, विषमता दिखा सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं, ठीक है, कारण बता सकते हैं, कारण और प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो दी गई है कि जानकारी उसके स्रोतों का मूल्यांकन करें, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और ना ही हमें किसी चीज़ का बहिर्वेशन करना है कि घटनाएं हों उनके प्रभाव का पूर्वानुमान लगाओ, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। तो कौन से पॉइंट सही है, केवल ए और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।